आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सही है, तो है ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह से है कि दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो एक एटम दूसरे से कहता है कि यार मेरे साथ बॉन्ड बना लो। ठीक है, तो वो कहता है कि मेरे पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास तो पहले इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो वो फिर जो एक एटम है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, बॉन्ड बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दोनों के दोनों मैं दे देता हूँ, तो जो ना वो मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो इस तरह से ये जो ना वो बॉन्ड बनता है कि जिसमें बॉन्ड बनाने के लिए जो दो एटम चाहिए होते हैं वो दोनों के दोनों एक ही एटम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। सही है, मिसाल के तौर पर ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक प्रोटॉन था, हाइड्रोजन आइन। ठीक है, इस बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसका किसी ने छीन लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये वाला। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये बॉन्ड बनाना चाह रहा अमोनिया के साथ। ठीक है, तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अमोनिया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, इसको, और इस तरह से अमोनिया और इसके दरमियान क्या बन जाता है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है ये कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि बॉन्ड बनाने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एक ही एटम देता है। और जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो जो प्रोडक्ट बनती है ना उसको हम अडक्ट कहते हैं। सही है ना, उसको हम क्या कहते हैं जी, अडक्ट। सही है ना, ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में नजर आ रही है ये वाली चीज, ये अडक्ट है। तो आमतौर पे जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो प्रोडक्ट होती है ना उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं एक अडक्ट की फॉर्म में। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। तो आप देखें कि वो जो पॉजिटिव चार्ज पहले हाइड्रोजन पे था वो अब इन पूरे मालिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव आ गया है। अच्छा, एक और बात याद रखने वाली है कि हाँ, इसको हम जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ना इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जाहिर करते हैं एक तीर के निशान के साथ। सही है ना, कि ये जो तीर का निशान है ये वाला, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब बॉन्ड बन जाता है ना तो उसके बाद कोवलेंट में और कोऑर्डिनेट कोवलेंट में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी तरह का एक बॉन्ड होता है जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है। मसलन कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो उसमें क्या है कि 4 हाइड्रोजन जुड़े, मिसाल के तौर पर ये पहले 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, चौथा जो है ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा है। तो आप फर्क नहीं बता सकते, जब वो जुड़ गए हैं ना तो फिर चारों एक जैसे हैं, चारों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा कोवलेंट बॉन्ड वाला है कौन सा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल एक कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर एक ही एटम से आया होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देने से उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सही है, तो इसमें दो तरह के काम होते हैं या दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन का पेयर था नाइट्रोजन के पास या अमोनिया के पास, तो उसने इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ना वो डोनेट कर दिया, गिफ्ट कर दिया किसको, हाइड्रोजन को, और उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है, गिफ्ट लिया है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहते हैं। और इसके नतीजे में दोनों में गिफ्ट लेने और देने से दोनों में क्या बन गया है, एक बॉन्ड बन गया। तो यहाँ से ये जो ना वो हम जो ना वो क्या से कहते हैं ताल्लुकात की केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। ठीक है ना, कि जो ना वो तोहफे ताइफ देने से जो है वो बॉन्ड मजबूत होता है, बन जाता है। खैर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है उसको लिविस बेस भी कहते हैं। लिविस का एक कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक एफएससी में, कि लिविस ने कहा था कि एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी कहते हैं और इसको हम जो है वो लिविस बेस भी कहते हैं। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद ये है कि ये जो लिविस बेस होते हैं ना, जाहिर है इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट वही करेगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दो शक्लों में हो सकते हैं, या तो आइन हो, मिसाल के तौर पर नेगेटिव चार्ज हो उसके ऊपर। सही है, और नेगेटिव चार्ज जिसपे होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन जो ना वो एक्सेस में होते हैं, फालतू होते हैं। या ये है कि वो जो है ना वो क्या हो, उसके पास लॉन पेयर हो। लॉन पेयर भी आपको पता है ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, जो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। सही है, तो ये दो चीजें मौजूद होती हैं जिन एटम्स के अंदर, जिनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे काम करते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ एक और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी कहते हैं, लीविस बेस भी कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला कोई ट्रांजिशन मेटल हो ना, ट्रांजिशन मेटल आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी हुई है, एफ और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन मेटल अगर हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लिगेंड बोलते हैं। कि लिगेंड एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है किसी ट्रांजिशन मेटल को, सही है, तो उसको हम लिगेंड बोलते हैं। तो इसके तीन नाम हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लीविस बेस या लिगेंड, ठीक है। तीनों से मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने वाला, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो डोनर्स की, हेलाइड आयंस हैं, हैलोजेंस के आयंस जो होते हैं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है। अच्छा ये जो हेलाइड आयंस होते हैं ना, कहाँ बनाऊं इनको, अच्छा हेलाइड आयंस में ये होता है कि इनके पास ऑलरेडी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद आखिरी शेल में हो जाती है 8 और इनके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये लॉन पेयर की वजह से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन है, OH नेगेटिव एक एनाइन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। अमोनिया है, इसके पास है तो न्यूट्रल लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर मौजूद होता है नाइट्रोजन के ऊपर। इसी तरह वाटर है, वाटर में भी ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर फालतू पड़े होते हैं, ठीक है, और जिनको वो क्या कर सकता है जी, डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये थे जी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, सही है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करते हैं या जो एक्सेप्ट करते हैं, सही है। तो ये कौन होते हैं जी, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। या फिर ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कैटायंस होते हैं। कैटायंस आपको पता है एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब जो दूसरी चीज है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मिसाल के तौर पर आप ले लें, ये BF3 की एग्जांपल ले लें, ये मैंने पहले भी शायद कहीं डिस्कस किया हमने, हाँ। अच्छा BF3 में क्या होता है कि बोरॉन जो होता है ना B, ठीक है ना, ये एक B है, समझ लें ये एक B है, ठीक है। B के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अपने साथ क्या करता है कि 3 फ्लोरीन अटैच करता है कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, ठीक है। 3 फ्लोरीन अटैच किए, सही है, एक इधर फ्लोरीन अटैच कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और एक इधर फ्लोरीन अटैच कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हैं और 3 ही बनाता है ये, इसका जो ना वो ग्रुप नंबर ही 3 है, इसकी वैलेंसी ही 3 होती है। अच्छा 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं जी, 6 हुए हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या कह सकते हैं हम, खाली जगह मौजूद है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ठीक है, कि बॉन्ड बनाने के बावजूद इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, ठीक है। इसके आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर एटम कोशिश करता है कि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कितनी हो जाए, 8 हो जाए, सही है। तो इस लिहाज से जब हम इलेक्ट्रॉन की कमी की बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस हवाले से होती है कि भाई उसके अंदर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो अनस्टेबल है, तो अभी भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कर सकता है जी, पूरा कर सकता है, सही है। अच्छा और इसी तरह AlCl3 है, उसका भी सेम मामला है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन को मिलाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी तरह प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है, फेरस आयन है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सारे जो है ट्रांजिशन मेटल्स हैं यहाँ से लेके सिल्वर, कॉपर और फेरस आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपको पता है नॉन मेटल है, सही है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं किनकी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स की, ठीक है। उसके अलावा नीचे 2 मजीद एग्जांपल दी गई हैं डोनेशन की, कि देखें यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर जो होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करता है 2 मुख्तलिफ अमोनिया से। बात ये कर रहे थे कि जो सिल्वर है ना, ये लीविस एसिड बेस,
ये लिविस एसिड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करता है 2 अमोनिया से, ठीक है, और दोनों के साथ अडक्ट बना लेता है, मतलब सिल्वर के साथ 2 अमोनिया जुड़ जाते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ये दी हुई है BF3 की, कि अमोनिया जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है बोरॉन को, बोरॉन लिविस एसिड के तौर पे काम करता है, अमोनिया का नाइट्रोजन जो है ना वो लिविस बेस के तौर पे काम करता है, और इसके नतीजे में एक अडक्ट बन जाता है ये वाला, ये जिसके इर्द गिर्द मैंने रेड कलर की स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है, सही है। तो हाँ, इसमें अगर आप एक चीज देखें कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, और जो बोरॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को जो ना वो कंपनसेट करते हैं, और ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो जो ना वो ये एक इसमें बात है। अच्छा, तो अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक, जी सोनिया सर कोऑर्डिनेट कोवलेंट के प्रोडक्ट में ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? जी बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट के प्रोडक्ट में ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? वो एक कन्वेंशन है कि उसको हम अडक्ट बनता है ना, अडक्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। वो एक हमने एक रूल बनाया हुआ है जिससे सिर्फ ये पता चलता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सही है ना, क्योंकि अदरवाइज तो उस बॉन्ड में और दूसरे में कोई फर्क ही नहीं होता, सही है ना। कि जो फर्ज करें नाइट्रोजन के साथ 4 अमोनिया में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, तो चारों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। तो उसके बाद ये एग्जांपल्स 2 मैंने आपको बताई। उसके बाद ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल कंपाउंड्स। सिंपल से मुराद है कि आम जो एसिड बेस रिएक्शन है, एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जैसे कि ये अमोनियम आइन है, या जैसे कि ये BF3 वाला है, ठीक है। ये सारी सिंपल एग्जांपल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। एक ही डोनर होता है और एक ही क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, सही है। आमतौर पे इसको हम कहते हैं ये सिंपल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये आम जैसे हमारे पास कंपाउंड होते हैं वैसे ये भी होते हैं। सिंपल किस सेंस में कहते हैं, बेसिकली इनकी डेफिनेशन दूसरों के हिसाब से होती है, दूसरे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके रेफरेंस इनको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, तो एक तो होते हैं सिंपल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। ये आप इनको फर्स्ट ईयर में आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर नंबर आपका 6 था ना सेकंड ईयर का, उसमें आपने पढ़ा था, अगर आपने वो ऑप्शन पे नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है ना कंपाउंड, इसमें एक सिंपल फर्क जो ना उसमें और उसमें ये है कि यहाँ पे जो एक्सेप्टर है ना वो मेटल होगा, ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्टर होगा, ठीक है। और जो डोनर है, आपको पता है कि जब एक्सेप्टर ट्रांजिशन मेटल हो तो डोनर को हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो जब लिगेंड और मेटल के एक्सेप्टर के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके नतीजे में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें एक मेटल के साथ एक से ज्यादा लिगेंड अटैच होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं मेटल्स के साथ, और वो मेटल और वो लिगेंड्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। यहाँ पे जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है वो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स को शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, इनके 2 पार्ट होते हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। बेसिकली ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। इनमें या तो कैटाइन सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और एनाइन सिंपल होता है। मिसाल के तौर पर एनाइन सिंपल है, यहाँ पे देखिए क्लोराइड है, ठीक है। या इससे उलट भी हो सकता है कि कैटाइन सिंपल हो और एनाइन जो है वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। या दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैं किस चीज को कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स मैं कह रहा हूँ एक ऐसा जो ना वो कॉम्प्लेक्स एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है, ट्रांजिशन मेटल, और उसके साथ मुख्तलिफ लिगेंड अटैच है। मिसाल के तौर पर इसके साथ 6 लिगेंड अटैच हैं और 6 के 6 इसको अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स है केमिस्ट्री में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिनको हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। एक बहुत बड़ा
पोर्शन है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। मतलब अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ना वो मेजर पोर्शंस बनाए तो उनमें एक बड़ा जो ना वो ये आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इनको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। दूसरे जो ना वो सिंपल होते हैं, आपको पता है उनमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, एक ही लिगेंड एक ही डोनर होता है, एक ही एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे एक्सेप्टर एक है लेकिन डोनर 6 हैं और वो सारे मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इस लिहाज से इनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और इसको कॉम्प्लेक्स कहने की एक रीजन और भी है कि जब हम इनको पानी में डिजोल्व करेंगे ना तो ये दो तरह की स्पीशीज में डिजोल्व होगा, एक ये कैटाइन जिसके ऊपर +3 है और एक ये 3 क्लोरीन जो है उसके साथ क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स जो है ना वो टूटता नहीं है, वो अपना वजूद ऐसे का ऐसे बरकरार रखता है, ठीक है। तो ये थे जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 2 टाइप्स। इसमें अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है, वो 2-3 मैंने डिस्कस किए हैं, वो बाकी कुछ है जो आपके लिए मतलब ज्यादा नहीं जरूरी, क्योंकि वो उनमें एक अलग से एक्सप्लेनेशन आ जाती है, थोड़ा डिफरेंट तरह से आ जाती है, ठीक है। जब भी कभी टूटता नहीं टूट जाता है, लेकिन आमतौर पे जब हम उसको जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो बेसिकली एक से ज्यादा चीजों से मिलके बना होता है, सही है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपको जो स्क्रीन पे कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है ना, ये 1 कोबाल्ट और 6 अमाइन जो है वो अमोनिया ग्रुप्स, इन 7 से मिलके एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है ना, एक से ज्यादा चीजों से मिलके बन रहा है, उसको इसलिए कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और वो एक से ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स पूरे का पूरा जो ना वो अपना वजूद बरकरार रखता है, मतलब स्टेबल होता है, ठीक है। तोड़ा जा सकता है उसको, ये नहीं कह सकते कि कभी टूटता है, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि वो स्टेबल होता है। वो सातों के सातों जो है वो इकट्ठे जाते जाते हैं जिधर भी आते जाते हैं ना, ठीक है। तो वो उनका एक बॉन्ड बना हुआ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। अच्छा जी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके, जी रिमशा। सर ये कोबाल्ट और HCN को डॉटेड लाइंस में क्यों शो किया गया है इसमें? हाँ, वो जो डॉटेड लाइन है ना वो बेसिकली इनको ये शो कर रही है कि ये जो 2 अमोनिया नहीं है बैक साइड पे हैं, और जो ब्लैक मोटी लाइन है वो 2 सामने फ्रंट साइड पे हैं और एक ऊपर है। इसकी सिर्फ ओरिएंटेशन को शो कर रहा है कि वो बैक साइड पे है और फ्रंट साइड पे है, सही है ना। स्क्रीन से, स्क्रीन हमारी एक प्लेन में है ना, तो 2 जो मोटे हैं उसको स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहे हैं और बाकी 2 जो ना वो बैक साइड पे जा रहे हैं। ओके सर। अच्छा जी, तो उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके अगर हम बात करें तो इनके आयनिक कंपाउंड से लो होते हैं लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड से हाई होते हैं। इनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, वजह ये कि इनमें इलेक्ट्रॉन की पेयर की डोनेशन और एक्सेप्टेंस होती है, कैटाइन और एनाइन होते हैं, जिसकी वजह से इनमें आयनिक कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो जितना आयनिक कैरेक्टर आएगा उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता रहेगा, ठीक है, और कोवेलेंट से उतना ज्यादा वो बढ़ जाएगा, लेकिन आयनिक से कम होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनमें जो तो न्यूट्रल होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़े हैं, न्यूट्रल आपने पढ़ा था वो BF3 वाला, ठीक है ना। ये जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है ना BF3 वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैटाइन और एनाइन की शक्ल में होता है, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है कोबाल्ट वाला, ठीक है, इसमें 3 एनाइन मौजूद है, 1 कैटाइन मौजूद है, तो ये कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हो भी सकते हैं कंडक्टर, नहीं भी हो सकते। जो न्यूट्रल होंगे वो नॉन कंडक्टर, और जिनके ऊपर चार्ज होता है कैटाइन एनाइन होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। और फिर इनकी एक बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये ज्यादातर जो ना वो कलर्ड कंपाउंड जो ना वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये जो हमने पढ़ा है ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। जितने इनऑर्गेनिक में कलर्ड कंपाउंड्स है ना, इनका बेशुमार इस्तेमाल है डाइज बनाने में, पेंट बनाने में, ठीक है, ये उस पे कपड़े पे या मुख्तलिफ तरह की चीजों को कलर करने के लिए जितनी भी कलर्ड चीजें हैं ना आमतौर पे उनमें कॉम्प्लेक्सेस पाई जाती हैं, सही है। ये उनकी एक प्रॉपर्टी है स्पेशल। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, कुछ पानी में हल हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हल होते हैं, डिपेंड करता है कि वो उनकी पोलैरिटी कितनी है। मतलब जो कैटाइन एनाइन वाले हैं पोलर हैं वो पानी में हल हो जाते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक नॉन पोलर हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होंगे, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। तो ये था जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में।